The meaning of math is practice, practice and practice. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज से हम मैथ पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ पोर्शन के वो सारे पॉइंट्स, वो सारे फार्मूलाज और वो सारी एग्जांपल्स जो कि हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में मल्टीपल टाइम्स आ चुकी हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर कोई टॉपिक है जिस तरह से रेशो है या प्रोपोर्शन है या हमारे पास एज रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके रेलिवेंट बेसिक कॉन्सेप्ट, और दूसरे नंबर पे उन बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज को यूज़ करते हुए मल्टीपल एग्जांपल्स विद मल्टीपल डायमेंशंस हर एंगल से आपको कवर कराए जाएंगे और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल एबल टू क्वालिफाई योर मैथ पोर्शन। लेक्चर नंबर 1 है हमारा मैथ पोर्शन का और ये है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हमने इनकी डेफिनेशंस और बेसिक चीज़ डिस्कस करनी है जो कि शॉर्ट वे में डिस्कस की जाएगी, और उसके बाद असल जो हमारा फोकस है वो एग्जाम्पल के साथ उनको कवर करना, उसके फार्मूलाज को और उनकी इम्प्लीमेंटेशन सीखना है। असल जो हमारा प्रॉब्लम है स्टूडेंट का वो ये होता है कि उसे ये नहीं समझ आ रही होती कि इस यहाँ पे कौन सा फार्मूला इम्प्लीमेंट होना है और कैसे पता चलेगा कि यही फार्मूला लगना है। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। चलें जी, लेक्चर नंबर 1 है हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले देखते हैं रेशो है क्या। रेशो इज अ मैथमेटिकल कंपैरिजन of two or more quantities of same kind। देखिए ये सेम काइंड वाला वर्ड एमसीक्यूज में एज सच पूछ लिया जाता है कि रेशो में जो है दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वो एक ही टाइप्स की होनी चाहिए, एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एज को एज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, आप टाइम को टाइम के साथ कर सकते हैं, आप अमाउंट को अमाउंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, अमाउंट को टाइम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों सेम क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि उनके यूनिट सेम होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस रेशो में, जैसे कि ये है ना A/B, ठीक है, रेशो को आपको पता ही है दो डाट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो A/B को A/B भी हम कह सकते हैं। जिनका बेसिक सब्जेक्ट ही मैथ है, जिनकी डिग्री मैथ में है, BS MSc MPhil मैथ किया हुआ है, उनके लिए तो रिलेटिवली चीज़ें इजी हैं। लेकिन जिनका सब्जेक्ट साइंस का है या आर्ट्स का है, उनको जो है ये बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके बेसिक भी क्लियर हो। अब देखिए इस रेशो में जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि ये जो पहली वैल्यू है A है या ऊपर लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं एंटेसीडेंट, और ये एमसीक्यूज में ऐसा पूछ लिया जाता है। जो सेकंड टर्म है B, उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू को एंटेसीडेंट और नीचे वाली को कॉन्सिक्वेंट, या पहली वैल्यू जो है A उसको एंटेसीडेंट और नीचे दूसरी वैल्यू जो है B उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, ये कुछ 2-3 पॉइंट ही हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं। असल जो हमारा फोकस है, मैं पहले बता चुका हूँ कि वो हमारा एग्जाम्पल की तरफ है। एग्जाम्पल से करने से ही हमें फार्मूलाज याद होंगे और एग्जाम्पल से ही हमें उसके इम्प्लीमेंटेशन सीखनी आएगी। चलें जी, पहला क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हमने 2 लेवल के क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक सिंपल लेवल के, जो मैं ये समझता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट है, जो भी कैंडिडेट है PPSC की प्रिपरेशन कर रहा है या कम्पिटिटिव की, तो उसको आते होंगे सिंपल लेवल के। लेकिन एडवांस लेवल में जाके कैंडिडेट्स फंस जाते हैं, तो हमने एडवांस लेवल को ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए बेसिक लेवल के मैंने 3-4 ही क्वेश्चन ऐड किए हैं, उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। तो पहला क्या है, सिंप्लीफाई द रेशो ऑफ 45 मिनट टू 3 आवर्स। देखिए अब ये सिंप्लीफाई करना है किसको, 45 मिनट एंड 3 आवर्स। अब देखें पहली बात तो ये है कि कंडीशन ये है कि दोनों सेम वैल्यू होनी चाहिए, सेम कैटेगरी की।
45 मिनट भी टाइम है और 3 आवर भी टाइम है, दोनों टाइम है, तो इसका मतलब है कि दोनों कैटेगरी सेम है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके यूनिट भी सेम होने चाहिए। देखिए पहली कंडीशन तो पूरी है कि टाइम जो है दोनों वैल्यू टाइम में है, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसके यूनिट सेम होने चाहिए। यूनिट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें 45 मिनट्स और यहाँ पे है 3 आवर्स, दोनों के यूनिट सेम नहीं है, एक मिनट है और एक आवर है। तो हमने क्या करना है, दोनों के यूनिट सेम करना है, यानी कि दोनों को या तो मिनट में कन्वर्ट कर लें या दोनों को आवर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए पेपर में कि दो डिफरेंट यूनिट हो, तो आपने दोनों को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लार्जर में कन्वर्ट करेंगे तो कैलकुलेशन में मुश्किल होगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा और आंसर में भी क्लैरिटी नहीं रहेगी कि हमारी कैलकुलेशन ठीक हुई है या नहीं। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक याद रखने है कि जब भी यूनिट कन्वर्जन आए तो आपने दोनों को स्मॉलर यूनिट में ही कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं मिनट को आर में कन्वर्ट कर लूँ तो दोनों आर हो जाएंगे और दोनों को सेम यूनिट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आर को मिनट में कन्वर्ट कर लो, तब भी दोनों यूनिट सेम हो जाएंगे। तो मैं कौन सा ट्रिक यूज करूंगा? छोटे यूनिट वाली, यानी कि आर को मिनट में कन्वर्ट करूंगा। दोनों जब मिनट में आ जाएंगे तो उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, हमें फ्रैक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलें 45 मिनट टू 3 आवर्स, अब 45 मिनट पहले है तो ये पहले आ जाएगा 45 मिनट, ठीक है। उसको हमने किससे कंपेयर करना है? रेशो 3 आवर्स, 3 आवर्स से, ठीक है। अब सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो 3 आवर है इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमने इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मैं देखें पहले 3 आवर को कन्वर्ट कर लेता हूँ मिनट में, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन हमने रफ पे करनी होती है, तो इसको हम रफ पे ही के लिहाज से ही अटेम्प्ट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई है 60, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 180 मिनट्स, ठीक है। 180 मिनट्स। अब दोनों यूनिट सेम हो गए 45 और 180। अब इनके दरमियान रेशो लेंगे, 45 पहले ले लेंगे डिवाइडेड बाई 180 बाद में ले लेंगे। तो अब इनको ज़रा कट करते हैं। देखें हमने चूँकि क्विकर वे से जाना होता है थोड़े टाइम में, तो हम कोशिश ये करेंगे हम थोड़ा बड़े वाला टेबल ले लें, यानी ये 3 पे भी कट हो सकता है, 5 पे भी और 9 पे भी। तो मैं इसको ना 9 पे कट कर लेता हूँ। 9 5 आर 45, 9 2 आर 18 एंड 0, तो 5/20, 5 1 आर 5, 5 4 आर 20, तो 1/4, या इसको हम क्या कह सकते हैं 1/4, ठीक है। ये क्या है? क्विकर वे है। देखें आप ना कोशिश करें कि मैक्सिमम टेबल पे उसको कट करें। अब इतने भी मैक्सिमम पे ना चले जाएं कि आपको वो टेबल ही ना आता हो और आप वो गलत कैलकुलेशन कर लें, यानी कि कोशिश करें कि आपको टेबल याद हो और मैक्सिमम टेबल पे चले जाएं। वैसे ये इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी 45 1 आर 45 एंड 45 4 आर 180, लेकिन फिर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर कैलकुलेशन आपकी जो वीक है तो फिर आप छोटे टेबल पे ही रहें। चलें जी, ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 थी, बिल्कुल बेसिक थी। हम बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है कि आप फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ 48,000। अब देखें यहाँ पे 48,000 का फाइनेंशियल बेनिफिट है, जो इनिशियल अमाउंट है, इज टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन 4:5:3। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बड़े लंबे चौड़े फार्मूले लिखवाना शुरू कर दूँ तो फिर वो अगेन आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बेसिक लेवल पे और सिंपल करके हमने इसको सॉल्व करना है। किस तरह से क्वेश्चन में पेपर में सॉल्व करना है उस तरह से मैंने आपको समझाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो क्या है? देखिए पहली रेशो 4 है प्लस 5 है प्लस 3 है, 4 5 प्लस 3 12। अब देखें पहले क्वेश्चन को ज़रा दोबारा समझ लें कि 48,000 की अमाउंट है और उसको 3 पार्टनर में शेयर की गई है और रेशो क्या है 4:5:3। अब इसको हमने क्या करना है कि हर पार्टनर की अमाउंट बतानी है। तो अब देखें
पहले सम ऑफ रेशो हो गया 12। अब फर्स्ट पार्टनर की जब अमाउंट बतानी है आपने फर्स्ट पार्टनर की, तो वो कैसे बताएंगे आप? पहली रेशो है 4, फर्स्ट पार्टनर की रेशो कितनी है 4, यानी उसे 4 हिस्से आने हैं आउट ऑफ 12 में से 4 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, टोटल क्या है 12 है, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट 48,000। तो अब इसको देखें, 12 1 आर 12, 12 4 आर 48 एंड ये 3 जीरो है तो 3 जीरो ही आ जाएंगी। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 4 4 आर 16,000। ठीक है, ये फर्स्ट पार्टनर की बनती है। इसी तरह जब सेकंड पार्टनर की निकालेंगे, सेकंड पार्टनर है तो वो उसकी जो सेकंड पार्टनर है उसकी रेशियो है 5, यानी कि 12 में से 5 पार्ट्स सेकंड के हैं, तो 5 आउट ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाय 48,000। 12 1 आर 12, 12 4 आर 48, 4,000। ठीक है, 4,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000। अब इसी तरह थर्ड पार्टनर की जब आप निकालेंगे तो देखें, थर्ड पार्टनर के 3 हिस्से हैं, 3 आउट ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाय 48,000। ठीक है, तो ये 12 1 ज़्यादा 12, ये दोबारा वही 4,000 आ जाएगा और 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। ठीक है, ये 12,000 है। तो ये इस तरह से इंडिविजुअल हम अमाउंट निकाल लेते हैं। ये कब फार्मूला इम्प्लीमेंट है? जब हमें अमाउंट दी गई है और उनकी रेशो भी दी गई है। तो ये फार्मूला है, ये तरीका है। फार्मूला जो है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सारे फार्मूलाज लिख के, वहाँ से फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं और इस तरह से उसको सॉल्व कर लेना है। थर्ड एग्जांपल है जी, 3 बिजनेस पार्टनर, 3 बिजनेस पार्टनर हैं, शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:7। ठीक है, 3 4 और 7 की रेशियो से ये शेयर करते हैं प्रॉफिट को, और वो कहते हैं कि अगर सेकंड पार्टनर रिसीव करता है 16,000, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट जनरेटेड बाय इंटायर बिजनेस। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि फिर समझ नहीं आ रहे होते कि किस तरह से करना है। देखिए वो कहते हैं कि 3 बिजनेसमैन हैं जिन्होंने प्रॉफिट शेयर किया है, और उन्होंने किस रेशो से किया है? 3 4 और 7 की रेशो से। अब ये जो सेकंड पार्टनर है, यानी जिसकी रेशो 4 है, जिसके हिस्से में 4 पार्ट्स आए हैं, उसकी अमाउंट बनी है 16,000। तो अब ये बताएंगे टोटल अमाउंट कितनी होगी, ये बताना है। अब देखें, हम अगर इसको देखें तो ये फार्मूला हमारे पास ये बनता है कि इंडिविजुअल अमाउंट, अगर किसी एक बंदे की इंडिविजुअल अमाउंट निकालनी हो तो वो क्या होता है कि उसकी इंडिविजुअल रेशो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, यही फार्मूला इधर ही मैंने लगाया और यही फार्मूला इधर लगना है। अब इस फार्मूले के में काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे उसने इंडिविजुअल अमाउंट दे दी है 16,000, और इस इंडिविजुअल की रेशो भी दे दी है, वो 4 है, और सम ऑफ टोटल रेशो जो है वो कितने हैं? 4 + 7, 7 + 7 14, और टोटल अमाउंट हमने निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे ये बाकी सारी चीज़ें दे दी हैं, टोटल अमाउंट निकालनी है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, जस्ट इंडिविजुअल अमाउंट क्या है, वो है 16,000 इज इक्वल टू इंडिविजुअल जो रेशो है वो कितनी है? 4 है, डिवाइडेड बाय टोटल रेशो जो है वो कितनी है? 7 + 7 14 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट जो है वो कितनी है? 16,000। सॉरी, टोटल अमाउंट हमने निकालनी है, तो अब देखें इस टोटल अमाउंट को कैसे निकालेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे। जस्ट मैं टोटल अमाउंट को इधर ही रखता हूँ, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, ये 16,000 है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई ऊपर है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 1 आर 4, 4 4 आर 16,
ये 4000 हो जाएगा, और 4000 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी ये 56,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब ये जो फार्मूला मैंने दिया है इसको आपने याद कर लेना है, फार्मूला आपने याद करने होते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सीखनी होती है। इस फार्मूले के ज़रिए आपके 80-90% जो रेशो वाले हैं सारे क्वेश्चन वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक लेवल की एग्जांपल थी। अब हम चलते हैं ज़रा एडवांस लेवल पे। चलें जी, अब ज़रा एडवांस लेवल को हम डिस्कस करते हैं, और यहाँ से जो MCQs आते हैं वहाँ पे कंफ्यूजन होती है। देखिए उन्होंने कहा है कि x/y वो है 6/7 एंड y/z इज इक्वल टू 8/11। देन फाइंड x/z एंड xy/z। अब देखें यहाँ पे उन्होंने x और y की रेशो दी है और y और z की रेशो दी है, और डिमांड क्या की है जी, x और z की बताएं। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से रिलेट करना है। या दूसरा ऑप्शन ये पूछ लेता है कि x, y और z को इकट्ठी बताएं। अब यहाँ पे देखें तो y की रेशो 7 है और यहाँ पे देखें तो y की रेशो 8 है, तो किससे कंपेयर करेंगे? इसके एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसको कहते हैं ब्रिजिंग रेशो। ठीक है, यानी जो y वाली है वो एज अ ब्रिज रोल प्ले करती है x और y के दरमियान, x और z के दरमियान। तो इसको देखें, सिंपल तरीका ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे x रेशो y रेशो z। ठीक है, x रेशो y रेशो z लिख के पहले जो वैल्यू दी हुई है ना उसको ऊपर रखना है आपने। x रेशो y है ना, तो इसको रखेंगे 6/7, और दूसरी है y रेशो z वो है 8/11। तो इसको अब नीचे लिखना है आपने 8/11। ठीक है, पहली जो वैल्यू है x और y की उसको ऊपर रखना है, यानी ऊपर वाली इस रो में, और जो y रेशो z बाद में दी गई है उसको नीचे वाली रो में रख देना है। ठीक है, इस तरह से रख के अब आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसको इसके साथ। देखिए मैं ज़रा मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे एरो ज़रा मैं लाइट कर लेता हूँ कि 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 7 के साथ, और 7 को 11 के साथ। तो 6 8 ज़्यादा 48। ठीक है, 6 8 ज़्यादा 48 रेशो 7 8 ज़्यादा 56 रेशो 7 11 ज़्यादा 77। ठीक है, ये इनके दरमियान बनती है रेशो x, y और z। अब अगर ये तो ये सिंपलीफाई हो जाए, यानी कट कर हो जाए तो कट कर दें, वरना इसको ऐसे ही रहने दें। अब देखें इस तरह से हमें पता चल गया कि x और z के दरमियान क्या रेशो है। तो x और z के दरमियान जो रेशो है वो क्या है, 48 मल्टीप्लाई बाय 77। और इसी तरह से आप x और y z को भी कंपेयर कर सकते हैं। x, y और z के दरमियान क्या रेशो है, 48, 56 और 77, ये रेशो है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ब्रिजिंग जो रेशो है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसी की देखते हैं, लेकिन उसमें ज़रा कैलकुलेशन मुश्किल है, उसको हम देखते हैं ज़रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ 3/5/9। ये रेशो दी गई है। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट शेयर व्हेन लार्जेस्ट शेयर इज 369। अब यहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअल शेयर बता दिया है और उससे इंडिविजुअल शेयर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है, पहले इंडिविजुअल शेयर से टोटल अमाउंट निकालनी है, फिर टोटल अमाउंट से दूसरे इंडिविजुअल शेयर की तरफ जाना है। ये हमारे पास फार्मूलाज हैं जो कि पहले भी मैं लिख चुका हूँ। देखें इंडिविजुअल अमाउंट कैसे निकालेंगे आप, इंडिविजुअल रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। इसी को मैंने रीअरेंज करके लिखा है टोटल अमाउंट का फार्मूला। तो टोटल रेशो डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल रेशो मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल अमाउंट। ठीक है, इसी को रीअरेंज किया है। ये दोनों फार्मूलाज बेसिकली एक ही फार्मूला है।
तो अब यहाँ से पहले हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। अब देखिए टोटल अमाउंट निकालने का क्या फार्मूला है। टोटल अमाउंट निकालने का फार्मूला है टोटल रेशो। जब इन 3 + 5 + 9 को ऐड करते हैं तो टोटल रेशो हमारे पास आती है 17 डिवाइडेड बाई इंडिविजुअल रेशो कितनी है। देखिए लार्जेस्ट शेयर है, लार्जेस्ट शेयर की इंडिविजुअल रेशो है 9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसकी इंडिविजुअल अमाउंट कितनी है, वो है 369, ठीक है। तो अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, तो 41 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगी, टोटल अमाउंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 1 ज़ा 17, 7 1 कैरी, 17 4 ज़ा 68 एंड 1 69, 697 रुपये 697 रुपीज़ है जो कि टोटल है। अब देखिए हमें ये इंडिविजुअल दी गई थी, उससे हम टोटल पे आ गए हैं और अब इस टोटल से फिर वो स्मॉलेस्ट की इंडिविजुअल निकालनी है, ठीक है। अब टोटल अमाउंट आ गई है, अब ये फार्मूला दोबारा लगेगा। तो इंडिविजुअल अमाउंट मैं IA लिख लेता हूँ इज इक्वल टू इंडिविजुअल रेशो, जो स्मॉलेस्ट रेशो है वो कितनी है 3, डिवाइडेड बाय टोटल रेशो कितनी है 17, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट कितनी है 697, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट इंडिविजुअल आ जाएगी 123। तो ये वो अमाउंट है जो कि स्मॉलेस्ट शेयर है, ठीक है। लार्जेस्ट शेयर दिया गया था, यानी एक शेयर दिया गया था और उससे दूसरा शेयर निकालना था, तो उसका कैसे करना है, पहले टोटल निकालना है, टोटल से फिर इंडिविजुअल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है द टू नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 9:5, ठीक है, 9:5 है। इफ द फर्स्ट नंबर इज 36 मोर देन द सेकेंड नंबर, कैलकुलेट द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल सम ऑफ बोथ द नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे जरा, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हाईली एडवांस लेवल के हैं। अगर ये आपको समझ आ जाते हैं तो इसका मतलब है फिर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि रेशो क्या है 9:5 और जो फर्स्ट नंबर है वो 36 मोर है, ठीक है। तो ये बताएं कि टोटल अमाउंट क्या होगी। अब देखिए जो डिफरेंस ऑफ रेशो है ना वो कितना है, डिफरेंस ऑफ रेशो, डिफरेंस ऑफ रेशो वो कितना है, वो है 9 - 5 = 4। 4 रेशो जो है, यानी कि अगर 4 यूनिट रेशो में देखूं तो वो किसके इक्वल है 36 के। 4 यूनिट, 4 का डिफरेंस अगर डालें, 4 यूनिट रेशो का डिफरेंस डालें तो वो किसके इक्वल है 36 के। और अगर 1 यूनिट रेशो लें, 1 यूनिट रेशो, तो वो होगा 36 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 9। इसका मतलब है कि एक यूनिट रेशो जो है वो 9 डिजिट के इक्वल है, 9 के इक्वल है। तो अब उसने बताया कि टोटल बताना है सम ऑफ बोथ नंबर। तो बोथ रेशो, जो सम ऑफ बोथ रेशो है वो कितना है, सम ऑफ बोथ रेशो वो है 9 + 5 = 14, ठीक है। और एक यूनिट रेशियो की वैल्यू कितनी है 9। तो टोटल अमाउंट जो बन जाएगी, टोटल अमाउंट वो आपकी बनेगी 9 × 14। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी 126, ठीक है। तो ये 126 टोटल अमाउंट है। अब दोबारा समझ लें इसको कि उसने कहा 9:5 है और उनके दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 36 का है। इसका ये मतलब है 9 और 5 के दरमियान 4 का डिफरेंस है, तो 4 यूनिट जो है वो 36 के बराबर है। तो उससे एक यूनिट 9 के बराबर है और बाकी जो है वो 14 यूनिट जो है वो टोटल 126 के बराबर होगा। यहाँ तक जो सारी मल्टीपल डायमेंशनल एग्जांपल थी रेशो की वो मैंने आपको करा दी हैं। मज़ीद मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स ग्रुप में शेयर करूँगा, उनको आप सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। जी अब हम चलते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोपोर्शन इज द फॉर्मल स्टेटमेंट अजल्टिंग टू रेशोज आर इक्वल टू ईच अदर। दो रेशो को आपस में एक दूसरे के इक्वल कर देता है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ठीक है, ये 4 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको ये इक्वालिटी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। असल हमारा काम है जो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और एक चीज़ नोट कर लें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। इन दोनों के रेलिवेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इसके रेलिवेंट जो क्वेश्चन आएगा उसमें 2 स्टेप हैं जो कि डिफरेंट है। पहला स्टेप ये है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और ये गैस करना है कि ये प्रोपोर्शन कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, पहला स्टेप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोपोर्शन है, और दूसरा स्टेप उसमें फार्मूला आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लगेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का अलग फार्मूला है, इनवर्स का अलग है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इट इंक्रीज इन वन वेरिएबल काज इंक्रीज इन अदर वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल इंक्रीज करने से दूसरा भी बढ़ जाए तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, और अगर एक के कम होने से दूसरा भी कम हो जाए। डायरेक्ट का मतलब भी यही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इफ कॉस्ट टू परचेज 18 चेयर्स, 18 चेयर को आपने परचेज करना है और उसकी प्राइस क्या है 27,000 रुपीज। व्हाट विल बी द टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ऑफ 25 चेयर्स। अब इसको देखें, 18 चेयर्स की कॉस्ट अगर 25,000 है तो 25 चेयर की कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? डेफिनेट सी बात है, एक कॉमन सेंस है जिसमें आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब चेयर हम बढ़ाएंगे, ज़्यादा चेयर परचेज करेंगे तो डेफिनेटली उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन ये आपने अपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि कब वो डायरेक्ट होगा और कब वो इनवर्स होगा। तो अब ये हमें पता चल गया पहला स्टेप कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि जब नंबर ऑफ चेयर्स हम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है प्राइस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला है इसका x1 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई y2। ठीक है, यूँ भी लिखा जा सकता है, या वैसे इसका तरीकाकार ये है कि इसको यूँ लिखें x1 रेशो y1 इज प्रोपोर्शन x2 रेशो y2। ठीक है, लेकिन हमने सॉल्व करते हुए चूंकि इसको इस फॉर्म में ले आना है तो मैं आपको डायरेक्ट वही फार्मूला बता रहा हूँ जो कि असल में इम्प्लीमेंट होना है, ताकि शॉर्टकट से आप फौरन उसका सोल्यूशन निकाल लें। अब देखें ये x1 और x2 सेम यूनिट वाली वैल्यू होंगी, यानी कि अगर हमने चेयर नंबर ऑफ चेयर को x1 सपोज किया है तो इधर भी नंबर ऑफ चेयर को ही x2 सपोज करेंगे, और y1 अगर प्राइस को सपोज किया है तो y2 भी प्राइस को ही सपोज करेंगे। चले जी, अब मैं ना इसको कर लेता हूँ x1, नंबर ऑफ चेयर क्या है x1, प्राइस क्या है y1, और इधर टोटल कॉस्ट जो है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है इसको कहूँगा मैं y2, क्योंकि ऊपर कॉस्ट को y1 कह चुका हूँ, इसको y2 और नंबर ऑफ चेयर को x2। चलें अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, सिंपल सा है। x1 हमारे पास 18 है और y1 जो है हमारे पास वो है 27,000 इज इक्वल टू y2 जो है वो हमने x2 जो है वो हमारे पास 25 है और y2 जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब चूंकि हमने y2 निकालनी है इसको रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे कि y2 इधर आ जाएगा और 18 y2 की जगह चला जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 18 ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, 27,000 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 27,000। ठीक है, अब इसको ज़रा शॉर्ट करते हैं। 9 2s are 18, 9 3s are 27, 3 0 7 लगा लेंगे, 2 1s are 2 और ये 115 1500 आ जाएगा। 15,100 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाना है 40,000 रुपीज़। देखिए एक चीज़ आपने बढ़ाई है, 18 से 25 चेयर की है तो कास्ट भी 27,000 से 40,000 हो गई है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर। ठीक है, एक व्हीकल है जो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है यूजिंग 16 लीटर ऑफ फ्यूल। उसमें फ्यूल कितना लगता है? 16 लीटर। हाउ मैनी किलोमीटर दिस व्हीकल कवर, हाउ मैनी किलोमीटर ये फाइंड आउट करना है हमने। इफ फ्यूल टैंक कंटेन 40 लीटर, उसमें कितना फ्यूल है? 40 लीटर। देखिए बड़ी कॉमन सेंस है कि अगर हमारी गाड़ी की टैंकी में 16 लीटर फ्यूल है तो वो जितना डिस्टेंस कवर कर रही है 240 किलोमीटर, अगर फ्यूल ज़्यादा डाल देंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। एक चीज़ बढ़ाई दूसरी भी बढ़ गई, तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसमें फार्मूला वही लगना है, x1 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई y2। ये फार्मूला लग जाएगा। आप पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये डिस्टेंस को मैं x1 कह देता हूँ। ये डिस्टेंस अगर x1 है तो जो फाइंड आउट करना है वो x2 होगा। ठीक है, और फ्यूल यहाँ पे ये अगर y1 है तो ये वाला फ्यूल जो है ये y2 होगा। तो अब यहाँ पे ना हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। x1 हमारे पास है 240 डिवाइडेड बाई y1 जो है वो फ्यूल है 16 लीटर इज इक्वल टू x2 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है और y2 जो है वो 40 है। अब यहाँ पे से x2 निकालना है हमने, तो ये 240 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाय 40। अब क्विकली इसको हम कट करते हैं। 8 2 जार 16, 8 5 जार 40, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 2 ये 0 हो जाएगा। तो x2 जो है जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 को 5 से तो ये हो जाएगा 600 किलोमीटर। ठीक है, जब टैंकी में हमने फ्यूल ज़्यादा डाला है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा ही कवर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन को। इफ इंक्रीज इन वन वेरिएबल काज डिक्रीज ऑफ अदर वेरिएबल इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी एक वेरिएबल को बढ़ाएं और दूसरा कम हो जाए, या एक को कम करें तो दूसरा बढ़ जाए, इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। और वो सेम प्रोपोर्शन में हो। सेम प्रोपोर्शन का ये मतलब है कि एक चीज़ अगर आपने 5 गुना बढ़ाई है तो दूसरी भी 5 गुना कम हो, और अगर एक चीज़ जो है वो 3 गुना कम किया तो दूसरी चीज़ भी 3 गुना बढ़ जाए, इसको कहते हैं सेम प्रोपोर्शन। अच्छा जी, अब इसका हमने एग्जाम्पल के साथ फार्मूला डिस्कस करना है। असल चीज़ ये है कि फार्मूला और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए, अ कंस्ट्रक्शन क्रू कॉन्सिस्ट ऑफ 12 वर्कर्स। कितने वर्कर्स हैं? 12 वर्कर्स। बिल्ड अ बाउंड्री वॉल इन 8 डेज, यानी 12 वर्कर्स हैं वो 8 दिनों में काम कंप्लीट कर लेते हैं। इफ डेज वर रिड्यूस टू 6, हाउ मैनी वर्कर मस्ट बी नीडेड। ठीक है, वर्कर कितने नीडेड होंगे? तो देखें, पहले तो हमने पहला स्टेप क्या है, हमने ये डिसाइड करना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? आप देखिए, अगर 12 वर्कर्स एक काम को 8 डेज में ख़त्म कर रहे हैं तो उसी काम को 6 डेज में ख़त्म करना है, यानी जल्दी ख़त्म करना है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा वर्कर चाहिए होंगे तभी वो काम ख़त्म होगा। अब ये प्रोपोर्शन का आइडिया आपने अपनी सेंस यूज़ करके उसको फाइंड आउट करना है कि डायरेक्ट है या प्रोपोर्शन है। तो अब जब 6 वर्कर चाहिए, 6 डेज में काम ख़त्म करना है, यानी कि कम डेज में काम ख़त्म करना है, तो वर्कर ज़्यादा चाहिए होंगे। अब देखिए, एक चीज़ कम हुई दूसरी बढ़ गई, तो ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए फार्मूला लगता है हमारे पास x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2। तो अब देखिए, यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। सिंपल, ये जो हमारे पास 12 वर्कर्स है ये x1, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये x1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो डेज हैं 8, ये y1 है इज इक्वल टू, अब वर्कर को पहले x सपोज किया तो x2 भी वर्कर होगा और उसकी हमें तादाद मालूम करनी है, तो x2 हमारे लिए अननोन है। मल्टीप्लाई बाय y2 जो है वो y1 आवर्स था, डेज था सॉरी, तो y2 भी डेज है और वो भी क्या है? 6। ठीक है, यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें 96 हो जाएगा इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय 6।
अब देखें यहाँ पे x2 को रहने दें ऐसे ही, तो ये 96 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 6 1 ज़्यादा 6, 6 1 ज़्यादा 6, 3 आ जाएंगे इधर, 6 हो जाएगा, तो 6 6 ज़्यादा 36। तो हमारे पास जो x2 की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल अ रूट इन 5 आवर्स। एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि 5 आवर्स ट्रेवल करती है विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। कितनी स्पीड है? 60 किलोमीटर। इफ शी कंप्लीट दिस जर्नी इन 4 आवर्स, अगर वो यही सफर 4 घंटे में कंप्लीट करे, व्हाट मस्ट बी हर स्पीड ड्राइविंग स्पीड बी। तो ये तो बड़ा कॉमन सा एक्सपीरियंस है कि अगर हम 5 आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और हम उसी डिस्टेंस को 4 आवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, टाइम कम हुआ और स्पीड बढ़ी, एक चीज़ कम हुई दूसरी बढ़ गई, तो एक चीज़ के कम होने से दूसरी बढ़ जाए उसे क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब इसके लिए फार्मूला वही है हमारे पास, x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2। x1 जो है वो हमारे पास 5 आवर्स है, यहाँ पे देख लें ये 5 आवर्स x1 की जगह पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय y1 उसकी स्पीड है 60, और यहाँ पे x2 जो है वो 4 आवर्स है, मल्टीप्लाई बाय y2 जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आता है, मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय y2। हमें तो y2 चाहिए, y2 को इधर ही रहने दें, 300 डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे आप। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे कट करके तो हमारे पास आंसर आता है 75। तो y2 हमारे पास स्पीड कितनी होनी चाहिए? 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आज के लेक्चर के ये सारे फार्मूलाज हैं। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लें। रेशो का मैंने लिख दिया, इंडिविजुअल अमाउंट और टोटल अमाउंट का। ये बेसिकली एक ही फार्मूला है, उसको मैंने रीअरेंज किया है, इसको इधर लेके आए हैं तो चीज़ें रीअरेंज हो गई हैं। ठीक है, ये हो गया, और ये ब्रिजिंग रेशो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे हमारा कैंडिडेट जो है वो ट्रैप हो जाता है। तो ये दो फार्मूलाज और इन दो पॉइंट्स को क्लियर कर लें, आपके सारे रेशो के क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। और प्रोपोर्शन का ये दो फार्मूले हैं, और इन दो फार्मूलाज से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई करना है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये दो फार्मूला हैं, ये इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपने रजिस्टर पे लिख लें, इनको नोट डाउन कर लें, यहाँ से आपका सारा पॉइंट कवर हो जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो एट द टाइम ही मिल सके।